हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का यूजीसी क्लासेस ड्यू में स्वागत है। अगर आप ड्यू के स्टूडेंट हैं और 8 सेमेस्टर में हैं, चाहे आप रेगुलर के हों, सोल के हों, एनसी वेब के हों, और आपने 8 सेमेस्टर के तौर पे अगर आपने पॉलिटिकल साइंस चूज़ किया है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। आपके पास डेवलपमेंट प्रोसेस एंड सोशल मूवमेंट इन कंटेम्प्रेरी इंडिया नाम का सब्जेक्ट होगा, जो कि पॉलिटिकल साइंस डीएससी में है। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। अपना फर्स्ट यूनिट आपका जो डेवलपमेंट प्रोसेस सिंस इंडिपेंडेंस नाम का जो सब्जेक्ट है, इसकी टोटल 4 यूनिट्स हैं। सिलेबस ऑलरेडी वीडियो जो है अपलोडेड हो चुके हैं सिलेबस रिलेटेड हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर यूजीसी क्लासेस पर, आप जाकर चेक कीजिएगा। टोटल 4 यूनिट्स हैं। तो यूनिट नंबर 1 जो है आपका डेवलपमेंट प्रोसेस सिंस इंडिपेंडेंस, यानी स्वतंत्रता के बाद विकास की प्रक्रिया। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए भी। आपकी जो फर्स्ट यूनिट है उसमें टोटल 3 टॉपिक्स हैं। एक फर्स्ट है स्टेट एंड प्लानिंग, सेकंड है लिबरलाइजेशन एंड रिफॉर्म्स, और थर्ड है रिसेंट ट्रेंड इन मॉनेटरी, फिस्कल एंड टैक्सेशन पॉलिसी इंक्लूडिंग द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इस वजह से, और आपको कंफ्यूजन ना हो तो इसी वजह से क्या है, हमने इस फर्स्ट यूनिट को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो ये फर्स्ट पार्ट है आपकी यूनिट नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट जो है इस वीडियो में कवर होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेट एंड प्लानिंग यानी कि राज्य एवं नियोजन। परिचय, इंट्रोडक्शन। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन स्वतंत्रता के समय देश अनेक गंभीर आर्थिक और सामाजिक समस्याओं से घिरा हुआ था। देश में गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, औद्योगिक पिछड़ापन, खाद्यान्न की कमी तथा कमज़ोर आधारभूत संरचना जैसी चुनौतियां थीं। इन समस्याओं का समाधान केवल बाजार व्यवस्था से संभव नहीं था, इसलिए भारत ने राज्य की सक्रिय भूमिका और योजनाबद्ध विकास की नीति अपनाई। अब देखिए, पॉलिटिकल में राज्य का मतलब किसी स्टेट से नहीं होता, बल्कि एक गवर्नमेंट से होती है, सरकार से होती है, उस सरकार से जो उस टाइम पे रूल कर रही होती है। ठीक है, तो आपको पता ही है कि जो भारत है जब आज़ाद हुआ था तो बहुत ज़्यादा पिछड़ा था, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या कहते हैं, भारत को मतलब एक औद्योगिक केंद्र बना चुके थे। वहाँ पर वो अपने उत्पादित चीज़ों को लाकर भारत में लाकर बेचते थे। तो इस तरीके से भारत में बेरोज़गारी, गरीबी, पिछड़ापन, अशिक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा फैल गया था, है ना। तो ये सब चीज़ें देखने को मिली थी। संविधान के अनुसार भारत एक कल्याणकारी राज्य है, यानी एक वेलफेयर स्टेट है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है, जिसका उद्देश्य क्या है, केवल शासन करना नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक के जीवन स्तर में सुधार करना भी है। इसी उद्देश्य से पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की गई और सरकार ने कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आधारभूत संरचना के विषय में प्रमुख भूमिका निभाई है। राज्य, अब देखिए यहाँ पे स्टेट का मतलब हम बताते हैं। स्टेट का मतलब क्या होता है पॉलिटिकल लैंग्वेज में, पॉलिटिकल साइंस में, है ना। तो राज्य का अर्थ, राज्य वह सर्वोच्च राजनीतिक संस्था है जिसके पास शासन करने, देखो राज्य क्या होता है, यानी एक सरकार क्या होती है, तो सरकार एक तो हेड होती है ना, वो कानून बनाने का भी काम करती है और न्याय देने का भी काम करती है ना। तो वही है कि राज्य वह सर्वोच्च राजनीतिक संस्था है जिनके पास शासन करने, कानून बनाने, न्याय प्रदान करने तथा देश के आर्थिक और सामाजिक विकास की जिम्मेदारी होती है। स्वतंत्रता के बाद भारत में राज्य ने विकास का नेतृत्व किया और योजनाबद्ध तरीके से राष्ट्र निर्माण का कार्य किया। अब देखिए राज्य की मुख्य विशेषताएं क्या थी उस टाइम पे, तो यही था कि निश्चित भूभाग यानी एक टेरिटरी। ये देखो स्टेट कैसे बनता है, तो 4 एलिमेंट्स होते हैं। एक तो भूमि होना चाहिए, उस भूमि पर रहने वाले लोग होने चाहिए यानी कि जनसंख्या, और वो जो जनसंख्या है कहीं वो अपना मनमाने तरीके से रूल मतलब एक दूसरे पर दबाव ना डाले, या फिर ये कह सकते हैं कि एक दूसरे को दबाए ना, एक दूसरे के अधिकारों का हनन ना करे। तो उसके लिए क्या है, सरकार जो क्या करती है, समानता की भाव लाती है। और सरकार जो होती है, सरकार जो है, ये सरकार को चुनने के लिए संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी की ज़रूरत होती है ना, जो कि आम जनता करती है, अपने नेतृत्व में अपने प्रतिनिधि के तौर पर सरकार को लेकर आती है वोट देकर, है ना। तो राज्य की मुख्य विशेषता यही है कि निश्चित भूभाग होना चाहिए। डेफिनेशन यही है कि राज्य क्या है, तो राज्य से अभिप्राय ये है कि एक भूभाग
स्थान होना चाहिए जहाँ पर जनसंख्या की उपलब्धता होनी चाहिए और उस जनसंख्या को वो अधिकार होनी चाहिए, यानी संप्रभुता होनी चाहिए कि वो क्या करे, अपने लिए अपने प्रतिनिधि का चुनाव कर सके। सरकार जो है उन पर फिर रूल करती है, उनके समस्याओं को हल करती है। ठीक है। तो स्वतंत्रता के बाद राज्य की भूमिका। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने केवल प्रशासन तक अपनी भूमिका सीमित नहीं रखी, बल्कि देश के आर्थिक और सामाजिक विकास की जिम्मेदारी भी अपने हाथ में ले ली। सरकार ने बड़े उद्योग स्थापित किए, कृषि सुधार लागू किए, रोजगार के अवसर बढ़ाए तथा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया। राज्य ने समाज में के कमज़ोर वर्गों के लिए उत्थान के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं लागू की और संतुलित विकास को प्राथमिकता दी। राज्य के प्रमुख कार्य अगर हम देखें तो आर्थिक विकास, जिसमें हम उद्योग की स्थापना करना, राष्ट्रीय आय बढ़ाना, निवेश को प्रोत्साहित करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना, आर्थिक विकास की गति तेज करना, ये सब चीज़ें देखने को मिलता है। कृषि विकास में देखें तो सिंचाई परियोजना का निर्माण करना, उन्नत बीज उपलब्ध कराना, उर्वरकों का उपयोग बढ़ाना, किसानों की ऋण उपलब्ध कराना, कृषि उत्पादन में वृद्धि करना। देखो ये सब काम जो है किसके हैं, राज्य के होते हैं, यानी कि जो सरकार होती है उसके काम होती है। औद्योगिक विकास, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग स्थापित करना, भारी उद्योग को बढ़ावा देना, मशीन निर्माण उद्योग विकसित करना, ऊर्जा उत्पादन बढ़ाना, सामाजिक विकास करना, जिसमें हम देखते हैं कि शिक्षा का स्तर बढ़ाना होता है, सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करानी होती है, महिला सशक्तिकरण, और जो SC ST यानी जो भी पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं उनको क्या है, उनके विकास के लिए उनकी सहायता करना, सहायता जैसे कि आरक्षण, रिजर्वेशन, ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, आधारभूत संरचना लगी तो सड़क निर्माण करना, रेलवे, बिजली उत्पादन, सिंचाई परियोजनाएं, संचार व्यवस्था विकसित करना। अब देखिए स्टेट एंड प्लानिंग है ना। स्टेट का मतलब तो आपको पता चल गया। अब हम प्लानिंग को देख लेते हैं। प्लानिंग में हम देखते हैं यानी नियोजन का अर्थ है उपलब्ध प्राकृतिक, मानव तथा वित्तीय संसाधनों का वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित उपयोग करके निश्चित समय में विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना। नियोजन के माध्यम से सरकार यह तय करती है कि किस क्षेत्र में कितना निवेश होगा, किन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी और विकास के लाभ समाज के सभी वर्गों तक कैसे पहुँचेंगे। नियोजन की आवश्यकता। स्वतंत्रता के समय भारत की आर्थिक स्थिति जो थी अत्यंत कमज़ोर हो गई थी। देश में उत्पादन कम था, बेरोजगारी अधिक थी तथा उद्योग का विकास बहुत सीमित था। इसलिए सरकार ने योजनाबद्ध विकास को अपनाया ताकि सीमित संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया जा सके। नियोजन की आवश्यकता। अब देखते हैं नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी उस टाइम पर जब देश आज़ाद हुआ था, है ना। तो गरीबी दूर करने के लिए एक तो आवश्यकता पड़ी थी कि लोगों की आय बढ़ाने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे देश में बहुत ज़्यादा गरीबी थी। रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए, जीवन स्तर सुधारने के लिए, बेरोज़गारी कम करने के लिए, जिसमें हमने देखा कि नए उद्योग स्थापित करना सरकार ने शुरू किए, रोज़गार सृजन कार्यक्रम चलाया, स्वरोजगार को बढ़ावा दिया, कृषि सुधार के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया, सिंचाई का विस्तार किया, जिसमें हमने वो भी देखा था HYBBs, ये सब चीज़ें देखने को मिली। आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया, हरित क्रांति को बढ़ावा दिया गया। औद्योगिक विकास के लिए देखें तो भारी उद्योग स्थापित करना, मशीन निर्माण उद्योग विकसित करना, निर्भरता प्राप्त करना, संतुलित क्षेत्रीय विकास, पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करना, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना, क्षेत्रीय असमानता कम करना। अब देखिए स्टेट एंड प्लानिंग में आपका ये भी है। प्लानिंग आपको देखिए, स्टेट यानी राज्य, प्लानिंग मतलब योजना। अब आपने ये तो देखा कि योजना यानी नियोजन क्या है, नियोजन का अर्थ क्या था उस टाइम पे, है ना। तो अब देखिए जो देश में जो सबसे जो एक प्लानिंग का ढांचा था वो बनाया गया था सबसे पहले 1950 में, है ना। तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी। भारत सरकार ने 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की। इसका उद्देश्य देश के संसाधनों का उचित उपयोग करते हुए विकास योजनाएं तैयार करना था। योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता था और उसके क्रियान्वयन की निगरानी भी करता था। योजना आयोग के कार्य पंचवर्षीय योजना बनाना, विकास के लक्ष्य निर्धारित करना, संसाधनों का उचित वितरण करना, राज्यों को संबंधित सहायता देना, योजनाओं की समीक्षा करना, आर्थिक विकास की दिशा तय करना। अब देखिए देश में उस टाइम पे 1950 में क्या होता था, योजना आयोग की स्थापना हुई थी और उसके अगले ही वर्ष यानी 1991 में क्या है, पंचवर्षीय योजनाएं लागू हो गई। तो भारत ने 1951 में
1951 से पंचवर्षीय योजनाएं लागू की। देखो, पंचवर्षीय योजना यानी ऐसी योजनाएं जो आने वाले भविष्य के 5 सालों को देखकर बनाई जाती थी, और इसे 1951 में 1951 में लागू कर दी गई थी। प्रत्येक योजना 5 वर्षों के लिए बनाई जाती थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 56 तक चली, इसमें मुख्य रूप से जो उस टाइम पे जो राज्य थी यानी जो सरकार थी, उसने कृषि पर जोर दिया था, है ना, कि मुख्य उद्देश्य उनका कृषि विकास करना था, सिंचाई करना था, ग्रामीण विकास, खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना, जिसकी उपलब्धियाँ ये रही कि भाखड़ा नांगल परियोजनाएं उस टाइम पे राज्य यानी सरकार ने चलाई। दामोदर घाटी परियोजना, कृषि उत्पादन में वृद्धि देखने को मिली। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली, जिसका मुख्य उद्देश्य था, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, इसमें उद्योगों पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था, जो भारी उद्योग थे। क्यों? क्योंकि देश ऑलरेडी बेरोज़गार हो चुका था, है ना, आज़ादी तक। तो इसलिए भारी उद्योगों का विकास, औद्योगिकरण, मशीन निर्माण, ये सब चीज़ें देखने को मिली। उपलब्धियाँ ये रही कि भिलाई इस्पात संयंत्र उसको स्थापित किया गया, राउरकेला इस्पात संयंत्र और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जैसे क्या है, उद्योग स्थापित हुए। तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1961 से 1966 तक चली। इसका मुख्य उद्देश्य यही रहा। देखो, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, उसमें जो राज्य थी उसने क्या किया, कृषि पर जोर दिया। क्यों? क्योंकि जो भारत देश था वो आज़ादी के समय, और जब देश आज़ाद हुआ था ना, तो उसके बाद का जो एरा था, उस टाइम में भारत जो था खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं था, बल्कि पिछड़ गया था। इसीलिए उसने कृषि पर जोर दिया था, है ना। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया, फिर कृषि और उद्योगों का संतुलित विकास किया गया। समस्या ये रही कि 1962 में क्या हुआ, भारत चीन का युद्ध हो गया, जिसके कारण क्या है, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है वो सफल नहीं मानी जाने लगी, क्योंकि इसमें नुकसान हुआ बहुत। जब भारत चीन का युद्ध हुआ, तो ऐसे में जो भारत के संसाधनों का, जो भारतीय सैनिक थे और जो हथियार थे, उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। फिर उसके ही अगले ही 2 वर्ष बाद, यानी कि 63 और 65 तीसरे वर्ष में क्या, भारत पाक का युद्ध हो गया था। तो लगातार सूखा, अकाल, ये सब चीज़ें भी देखने को मिली थी। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। भारत ने ना तो पूर्ण पूंजीवाद व्यवस्था अपनाई और ना ही पूर्ण समाजवादी व्यवस्था अपनाई। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई, जिसमें सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्र मिलकर विकास करते हैं। मुख्य विशेषताएं देखें तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों की भागीदारी देखने को मिली। भारत सरकार का आवश्यक क्षेत्र पर नियंत्रण देखने को मिला। निजी निवेश को प्रोत्साहन, सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास में संतुलन। देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारत सरकार जो थी, मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई थी। आपको पता है कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है वो यूएसए जो देश है, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, वहाँ पे ज़्यादा अपनाई जाती है, और जो समाजवादी व्यवस्था है वो ईस्टर्न कंट्री जैसे यूएसएसआर, यहाँ पे उनकी विचारधारा थी। तो जो देश था वो ज़्यादातर क्या था, समाजवादी विचारधारा से प्रभावित था। लेकिन फिर भी भारत देश ने क्या अपनाया, तो पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का मिश्रित रूप अपनाया, जिसमें उनके अच्छे अच्छे गुणों को शामिल किया गया। तो हरित क्रांति की बात करते हैं हम, यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो कि 1960 के दशक में भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए हरित क्रांति लागू की गई थी। इनमें उन्नत बीज, सिंचाई, उर्वरक और आधुनिक कृषि मशीनों का उपयोग किया गया। हरित क्रांति की विशेषताएं देखें तो उच्च गुणवत्ता वाले बीज, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, आधुनिक कृषि उपकरणों का उपयोग। परिणाम, गेहूँ और चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई। इससे हरित क्रांति से क्या हुआ, तो गेहूं और चावल के जो उत्पादन थे वो बढ़े, उसमें ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली। खाद्यान्न में देश जो है आत्मनिर्भर बना, और किसानों की आय में वृद्धि हुई। कृषि का आधुनिकीकरण हुआ, क्योंकि इस टाइम पर अब क्या है, आधुनिकीकरण मतलब क्या है, अब जो औजार थे उनका उपयोग किया जाने लगा ज़्यादा से ज़्यादा, और जो है कृषि को प्राथमिकता बहुत ज़्यादा दी जाने लगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं देश को आत्मनिर्भर बनाने में और देश को अखंड बनाने में कहीं ना कहीं कृषि क्या है, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगी थी। आज भी हम भारत देश को क्या कहते हैं, कृषि प्रधान देश कहते हैं। क्यों? क्योंकि भारत में कृषि की महत्वता बहुत ज़्यादा है। राज्य एवं नियोजन की उपलब्धियाँ। प्रमुख उपलब्धियाँ: कृषि उत्पादन में वृद्धि, बड़े उद्योगों की स्थापना, बिजली और सिंचाई परियोजना का विकास देखने को मिला, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार देखने को मिला, सड़क और रेलवे नेटवर्क का विकास हुआ, विज्ञान एवं तकनीक में प्रगति हुई, गरीबी में कमी आई, रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई। अब देखते हैं राज्य एवं नियोजन की कमी।
यानी कि जो राज्य थी, यानी जो सरकार थी, और जो नियोजन यानी कि जो प्लानिंग यानी सरकार और सरकार की जो योजनाएं थी, उनमें क्या कमियां रह गई थी। तो हमने देखा यह भ्रष्टाचार, जो सरकार जो थी मतलब ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से वो नीतियां बनाती थी उस तरीके से वो रूल नहीं करती थी। भ्रष्टाचार देखने को मिला, लाल फीताशाही देखने को मिली, क्षेत्रीय असमानता देखने को मिली, बेरोजगारी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई, कई सार्वजनिक उद्योग घाटे में रहे, योजनाओं का लाभ सभी लोगों तक समान रूप से नहीं हुआ, ये भी चीज़ें देखने को मिली। नीति आयोग की बात करें तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह यानी नीति आयोग की स्थापना की गई। यानी कि 1 जनवरी 2015 को क्या किया गया, जो योजना आयोग 1950 में लागू हुई थी, उसी योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 में उसके नाम को बदलकर नीति आयोग रख दिया गया। अब देखिए, इसका उद्देश्य यही रहा कि राज्यों की भागीदारी बढ़ाना, नवाचार को बढ़ावा देना तथा सहकारी संघवाद के माध्यम से विकास को गति देना, ये सारे नीति आयोग के काम हैं। और 1 जनवरी 2015 को क्या है, इसका नाम बदल दिया गया था। यूँ कह सकते हैं कि एक नया नाम दिया गया योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग, और इसे हमारे वर्तमान की सरकार ने ही दिया है। नीति आयोग के उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राज्यों को नीति निर्माण में शामिल करना, नवाचार और तकनीकी को बढ़ावा देना, सतत एवं समावेशी विकास सुनिश्चित करना। तो देख लेते हैं कंक्लूजन क्या है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने राज्य की सक्रिय भूमिका और योजनाबद्ध विकास की नीति अपनाकर राष्ट्र निर्माण की मजबूत नींव रखी। पंचवर्षीय योजनाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के विकास, हरित क्रांति, औद्योगिक तथा सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों ने भारत को एक मजबूत विकासशील अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यद्यपि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और क्षेत्रीय असमानता जैसी चुनौतियाँ आज भी मौजूद हैं, फिर भी राज्य एवं नियोजन ने भारत के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार से आपका डेवलपमेंट प्रोसेस एंड सोशल मूवमेंट इन कंटेम्प्रेरी इंडिया सब्जेक्ट का यूनिट नंबर 1 डेवलपमेंट प्रोसेस सिंस इंडिपेंडेंस का पार्ट 1 स्टेट एंड प्लानिंग कंप्लीट होता है, जिसमें अपने राज्य और नियोजन विषयों को पढ़ा है गहराई से, डीप से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा अगर आपको कोई डाउट हो तो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। सो धन्यवाद।